हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे लगातार लगे होंगे। तो आज हम लोग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो आपको हर साल देखने को मिलती है। जी हाँ, हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर हर साल आने वाली एक वैकेंसी जिसका नाम होता है आरआरबी क्लर्क। क्या होती है इसकी जॉब प्रोफाइल, क्या मिलती है सैलरी, कैसे होता है सिलेक्शन, कितने एग्जाम देने होते हैं, कई सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के मन में। तो आज उन सारे डाउट्स को क्लियर करने जा रहा हूं मैं इस वीडियो में। तो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जब आप लास्ट तक जाएंगे तो आप इस जॉब के बारे में पूरी डिटेल ग्रैब कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं और आपको बता देता हूं, ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जो आपको हर साल देखने को मिलेगी। मतलब आपको हर अगले साल में, जैसे अभी आपका 2025 चल रहा है, अगले साल 2026 आएगा, उसमें भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो हर साल ये वैकेंसी हमारे पास आती है। चलिए, तो आज के सेशन में क्या क्या डिस्कशन होने वाला है उसके बारे में डिस्कशन देखिए। सबसे पहले हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि उसकी एज क्या होती है, कितनी एज मांगता है, 18 साल से ऊपर मांगता है या 21 साल से ऊपर मांगता है, इस पर डिस्कशन होगा। दूसरा, सैलरी क्या मिलती है, सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब हमें 10th पास होना चाहिए, हमें 12th पास होना चाहिए, ये सब भी हम जानेंगे इस वैकेंसी के अंदर। जॉब प्रोफाइल क्या होती है, जॉब मिलने के बाद हम सर वहां जाके करेंगे क्या, ये भी तो मैटर करता है ना, कि सर हम वहां करेंगे क्या और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो हम आज इसी पर सारी चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं आगे, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देखने वाले हैं जॉब प्रोफाइल को। जी हाँ, कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो भाई इसके अंदर आप सभी को सबसे पहले क्या करना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा सर आपने इसमें हिंदी में नहीं लगाया, बट तो हिंदी आपका बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर है, ठीक है, हम उससे वहां देख लेंगे। यहां पर आपको बहुत छोटे छोटे काम करने को मिलते हैं। जैसे आपके पास वहां पर आपको हैंडल करना होता है वहां पर डेली एक्टिविटीज को। जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ आता है और उससे पासबुक एंट्री करानी है, तो आप पासबुक एंट्री वाले काउंटर पर आपको बैठाया जा सकता है। आपके वहां पर कोई बंदा आता है जिसको कोई फाइलिंग करनी नहीं आ रही, फाइलिंग इन द सेंस कि कोई पैसा निकालने आ रहा, वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा, उसे नहीं है नॉलेज। क्योंकि इस पे इस वैकेंसी में जो भी आपको जॉब मिलेगी तो वो गांव साइड में मिलती है, मतलब आपके विलेजेस क्या जहां पर मिलेगी, जहां पर आपके विलेजेस हैं, तो वहां पर इस चीज को करने के लिए मिलता है। मेंटेन अ बैंक रिकॉर्ड्स और फाइल, बैंक के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करने का काम होता है, जो आप अंदर मतलब ऑफिशियल वर्क के रूप में करते हैं। उसी के साथ अगर आप यहां पर देखें तो प्रोवाइड अ कस्टमर सर्विस एंड एडवांस एड्रेस की क्वेरी, जो भी उनके पास क्वेरी आती है आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसमें, इसमें। बहुत इजी जॉब होती है, आपको बहुत पैनिक नहीं होना होता, बहुत सिंपल सी जॉब है, बहुत अच्छा प्रोफाइल होता है। कुछ भी इसमें बहुत ही टेंशन वाली जॉब नहीं है कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, सर मेरे को लोन पास करना है, नहीं भाई। आप एक क्लरिकल लेवल पर जॉब पर हैं, आपको सिंपल सा क्या करना है, जो भी लोग आ रहे हैं आपको उनको असिस्ट करना होता है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है, फाइलिंग को प्रॉपरली देखनी होती है। कैश निकालने पर आपकी जॉब लग सकती है, जैसे जो आप लोग देखते होंगे कि गांव में अगर आप जाते हैं तो कैश काउंटर पे कई लोग आपको बैठे मिलते हैं जो आपको पैसा निकाल कर देते हैं, हाँ? कई सारे ऐसे होते हैं जो पासबुक एंट्री कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की प्रोफाइल है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल सी प्रोफाइल है और बैंकिंग की एक्टिविटी बहुत आसान है यहाँ पर। तो आपको मतलब बहुत ही टेंशन वाली जॉब ये वाली नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या आपको यहाँ पर, ये तो हिंदी वाली स्लाइड होगी, हाँ जी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड देखते हैं हमारी किस चीज की आने वाली है। तो भाई अगली स्लाइड में कि हमारी क्वालिफिकेशन, क्योंकि अगर आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने से पहले तो दिमाग में ये होता है ना कि सर 12th पास मांगा है या 10th पास मांगा है या फिर ग्रेजुएट मांगा है। तो भाई इस वैकेंसी में आपको क्या चाहिए होती है, इसमें आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। आपके पास कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर बैचलर डिग्री मतलब, मैंने तो सर बीटेक कर रखा है, क्या मैं भर सकता हूं? तो भाई आप भर सकते हैं, समझ में आया। मतलब आपके पास, आपने बीटेक किया है तो भी आप भर सकते हैं, क्योंकि वो एक बैचलर डिग्री ही मानी जाएगी। आपने बीए कर रखा हो, आपने बीकॉम कर रखा हो, या फिर आपने बीएससी कर रखा हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। कई सारे बच्चों के मन में जाओ दिमाग में था कि सर मैंने तो बीए कर रखा है, तो मैंने सुना है कि बीए करने से बैंक में जॉब नहीं मिलती। अरे भाई मिलती है, इस पोस्ट में जॉब मिलती है, और बैंक के अंदर कोई भी जॉब आपके लिए ऑफर होती है
क्लर्क लेवल की हो या फिर पीओ लेवल की हो, वहां पर कहीं पर भी आपसे ये कभी नहीं कहता वो कि आपके पास डिग्री में क्या है। वो आपसे सिर्फ कहता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप बीए करें, बीकॉम करें, बीएससी करें, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, पास होने चाहिए, हम आपको जॉब देंगे। आप बाकी एलिजिबिलिटी को क्लियर करिए, जो भी आगे आपके पास है। आप क्वालिफाई हैं, ग्रेजुएट अगर कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। यहां पर एक दो चीजें और रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जब आप गांव साइड में जाते हैं तो कई सारे क्या होता है कि भाई कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जस्ट अ बेसिक सर्टिफिकेट। जैसे मान लीजिए कि आप लोग ने, जैसे बेसिक होता है ना कि एमएस ऑफिस कर रखा है, ये बेसिक नीड्स वाली चीजें, तो वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत प्रोफेशनल, बेसिक जो कोर्स होता है जो 6 से 8 महीने का या 5 महीने का होता है, जस्ट लाइक अ डीसीए बोल सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं उसको। तो इस तरीके का आपके पास एक छोटा सा सर्टिफिकेशन होना चाहिए। आप इसके साथ आप भर सकते हैं। दूसरी एक चीज, आपको आपके एरिया की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो जॉब होती है ये आपको गांव साइड में मिलती है। गांव मतलब आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं यूपी का हूं, तो मुझे हिंदी आनी चाहिए, हमारी लोकल लैंग्वेज। बट कोई बंदा अगर वेस्ट बंगाल से भर रहा है तो भाई उसको बांग्ला तो आनी चाहिए। ठीक है ना। कोई अगर पंजाब से भर रहा है तो उसे पंजाबी आनी चाहिए, क्योंकि जो पंजाब का गांव साइड का एरिया है या फिर वेस्ट बंगाल में जो भी गांव साइड का विलेज साइड का एरिया है, वहां पर तो लोगों को इंग्लिश नहीं आती होगी। वहां हो सकता है कि शायद उन्हें हिंदी भी ना आती हो। तो आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और वो लोकल लैंग्वेज आपको आपके 10th में होनी चाहिए। जैसे अगर आपने हिंदी पढ़ रखा है तो 10th में हिंदी में होनी चाहिए। आपने अगर आप पंजाब से हो तो आपके पास पंजाबी होनी चाहिए। आप अगर वेस्ट बंगाल से हो तो आपका एक सब्जेक्ट एज अ बांग्ला होना चाहिए। ठीक है। ये इसका प्रोफाइल होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। बट इतना जरूरी नहीं है कि अगर आपको बांग्ला आता है और आपको हिंदी नहीं आती तो प्रॉब्लम आएगी, बट हिंदी भी आनी जरूरी है। एडिशनल लैंग्वेजेस है। ठीक है। चलिए, तो अगला प्रोफाइल देखते हैं हमारे सामने क्या निकल कर आने वाला है और क्या चीज आने वाली है। अच्छा, ये तो वही है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बाकी हिंदी में ही लिखा हुआ है। एज, हाँ, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर है बैंकिंग के अंदर एज। सर एज क्या मांगते हैं? तो भाई जो लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से देखूं, जो मैंने लास्ट ईयर अभी आपका जो फॉर्म भरा गया है उसमें मैंने देखो यहां पे लिखा है कि 1/9/2025 तक आपकी एज 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स। अब ये जो एज है बेटा ये जनरल की है। किसकी है? ये जनरल कैटेगरी के लिए मैंने बता रखी है। जो बच्चे हमारे जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं वो 18 से लेकर 28 साल तक एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ आरआरबी का एक ऐसा फॉर्म आता है जिसमें जो एज है वो 18 साल है मिनिमम। बाकी जो भी बैंकिंग एग्जाम आते हैं, जस्ट लाइक आप अगर आईबीपीएस के अदर एग्जाम भरते हैं, आईबीपीएस पीओ भरते हैं या फिर एसबीआई पीओ भरते हैं, एसबीआई क्लर्क भरते हैं, इवनली आईबीपीएस क्लर्क भी भरते हैं, तो वहां पर भी जो आपकी एज है वो 21 से स्टार्ट होती है। बट आरआरबी में जो आपकी एज है वो 18 से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अगली स्लाइड क्या कहती है हमारी, वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में जब हम चलते हैं और नेक्स्ट पेज हमारा कहता है रिलैक्सेशन। तो भाई कई सारे बच्चों के मन में डाउट होता है सर क्या रिलैक्सेशन मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा आपको। आप अगर 18 साल से 28 साल के आसपास आ रहे हैं और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। कितने की? 5 साल की छूट यहां पर मिलेगी। उसी तरीके से अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो भी आपको 3 साल मिल जाएगी। जो पर्सन डिसेबल होता है, जिसके पैर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर उनके स्टार्टिंग से ही कोई डिसेबिलिटी हो, पैर में प्रॉब्लम इन द सेंस कि कोई डिसेबिलिटी हो उनके पास, किसी भी तरीके की बॉडी का हो, तो उन्हें 10 साल की छूट मिलती है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये नॉर्मल नॉर्म्स हैं, ये हर वैकेंसी में आपको देखने को मिलता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, आप इसे पॉज करके डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। अगली चीज आती है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। सर फॉर्म भर दिया, मेरी एज 18 साल थी, हो गया, मैं ग्रेजुएट था, भर दिया, सिलेक्शन कैसे होगा? तो भाई सिलेक्शन कैसे होता है आरआरबी क्लर्क के अंदर? सबसे पहले ध्यान से आपको समझना होगा कि यहां पर आपके 2 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। स्टेज 1 जो कि होता है क्वालिफाइंग नेचर का, और स्टेज 2 जो आपको क्लियर करना पड़ता है, फाइनल रिजल्ट उसी से तैयार होता है।
पहला स्टेज कहलाता है प्रीलिम्स एग्जाम और दूसरा कहलाता है मेंस। आपको इस जॉब के अंदर सिर्फ दो एग्जाम ही देने को है, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। प्रीलिम्स हमारा होता है क्वालिफाइंग नेचर, और जो मेंस हमारा होता है वो आपकी रिजल्ट तैयार करता है। मतलब आपको प्रीलिम्स को सिर्फ क्वालिफाई करना है, बट मेंस में आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल सेलेक्ट हो पाएंगे। आते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती हैं। जो एग्जाम आपके सामने देखने को मिलता है, जैसे प्रीलिम्स का आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, जब आप पहला पेपर देने जाएंगे उस पहले पेपर में क्या क्या आता है। तो भाई अगर हम पहले पेपर में ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ दो सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक होता है रीजनिंग और दूसरा होता है मैथ्स। ये दो ही सब्जेक्ट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग में आपको देखने को मिलते हैं 40 क्वेश्चन और मैथ्स में भी देखने को 40 क्वेश्चन मिलते हैं। इसका मतलब प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 मैथ्स के, 40 रीजनिंग के। ये 40-40 जो क्वेश्चन है ये 40-40 मार्क्स के भी होते हैं। इसका मतलब 80 मार्क्स का क्वेश्चन, 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 80 मार्क्स। इसमें इट मींस वन क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो 1 मार्क का मिलेगा, ठीक है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, यहां पर टाइम ड्यूरेशन। यहां पर आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलती है। मतलब आप अगर रीजनिंग करने जा रहे हो तो आपको अगर रीजनिंग का सेक्शन खुल रहा है तो उसमें टोटल 25 मिनट्स आपको मिलेंगे। उस 25 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। सेम जब आप इसके अंदर आते हो मैथ्स के अंदर तो 20 मिनट मिलेंगे और आपको 40 क्वेश्चन करने को ऑप्शन मिलेगा। तो आपको 25 मिनट में आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करने होते हैं और इसमें मैथ्स में 20 मिनट में करने होते हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां पर 45 मिनट्स मिलते हैं आपको 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, 80 मार्क्स के लिए। अब इसके बिहाफ पर जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आता है वो सिलेक्ट होता है और उसके आधार पर मेरिट तैयार होती है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसे आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद जो आता है इसका सेकेंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं क्या है, मेंस एग्जामिनेशन। यहां पर मेंस एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं। जी हाँ, कैसे बढ़ जाते हैं? आपने अभी देखा कि आपको सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ने को मिले थे, क्या क्या, रीजनिंग और मैथ्स। बट जैसे ही आप मेंस में आते हैं तो यहां पर जो बढ़ गए हैं वो क्या क्या है, इस रीजनिंग और इस मैथ्स के अलावा 2 से 3 चीजें और एड ऑन। सबसे पहली चीज तो कंप्यूटर, दूसरा जर्नल अवेयरनेस और तीसरा आता है हिंदी, सॉरी इंग्लिश या फिर हिंदी। इंग्लिश या हिंदी आपका ऑप्शनल होता है, आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पेपर दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर बाकी बैंकिंग एग्जाम जितने भी होते हैं भाई ये इसीलिए अलग है क्योंकि यहां पर हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन है, पर अदर आप बैंकिंग एग्जाम को देते हैं तो वहां पर कहीं पर ये ऑप्शन नहीं मिलता। तभी मैंने देखो यहां लिखा 5A एंड 5B, ठीक है। यहां पर आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब सब में अगर आप देखो तो 40-40 ही क्वेश्चन आपका आ रहे हैं, है ना। सारे क्वेश्चन 40-40 के आ रहे हैं, बट मार्क्स डिफरेंट है, मार्क्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पर आप देखो तो रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन में 50 मार्क्स मिल जाएंगे। यहां पर 40 क्वेश्चन में 20 है, यहां पर 40 क्वेश्चन में 50 है। इट मींस मैथ्स और रीजनिंग का रोल यहां पर भी थोड़ा सा ज्यादा ही है। 40 क्वेश्चन में यहां 50 मार्क्स मिल रहे हैं, प्रीलिम्स में 40 ही मिल रहे थे। 40 क्वेश्चन में 50, मतलब वहां पर अगर आप प्रीलिम्स को देख रहे थे तो रीजनिंग और मैथ 80 नंबर की थी और ये मेंस में रीजनिंग और मैथ आपकी 100 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 मार्क्स के होने वाले। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होने वाले। हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके 40-40 ही आएंगे। आप इनमें से किसी एक को अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों को नहीं कर सकते। और यहां पर भी 40-40 मार्क्स के ही हो गए। ओवरऑल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे लगभग 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कितने? 200। कैसे भाई? यहां से 40 40 40 40 और इन दोनों में से कोई एक तो 40, तो 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और टोटल जो यहां पर टाइम मिलेगा वो 120 मिनट्स का। यहां पर भी सेक्शनल टाइमिंग खुलेगी। अगर आप रीजनिंग करने जा रहे हो तो आपको सिर्फ 30 मिनट्स मिलेंगे। जब आप कंप्यूटर पर स्विच करोगे तो 15 मिनट मिलेंगे। मैथ्स के अंदर फिर से आपको 30 मिनट, जनरल अवेयरनेस में 15 मिनट और इंग्लिश या हिंदी में 30 मिनट। ओवरऑल आपको 120 मिनट्स ही मिलने वाले हैं। तो पूरा भैया 200 क्वेश्चन करने होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, बढ़िया तरीके से फोड़ सकते हो, बढ़िया से नंबर ला सकते हो और नौकरी ले सकते हो। ये आखिरी स्टेज थी। बढ़िया नंबर आ गए तो जॉब आपकी पक्की है, ठीक है भाई। अगली स्टेज क्या आएगी? अगली स्टेज भी देख लेते हैं भाई क्या आने वाली है हमारे सामने। लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के मन का डाउट, सर पढ़ना क्या है? आपने तो बता दिया रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़नी है,
इंग्लिश पढ़नी है, जीके पढ़नी है, मतलब जीए पढ़नी है। पढ़ेंगे कैसे? सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, कहां कहां से पढ़ना है? तो भैया यहां बहुत ध्यान से देखो, आपको अंदर रीजनिंग के अंदर पढ़ने सिर्फ 12 चैप्टर। कितने? मात्र 12 चैप्टर आपको यहां देखने को मिलते हैं। ये 12 चैप्टर्स आपके सामने लगे। अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं, डेटा सफिशिएंसी, सिटिंग और पजल। ये 12 चैप्टर। इसमें कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जो आपको सिर्फ मेंस में मिलेंगे, प्रीलिम्स से तो मिलेंगे ही नहीं। जैसे अगर मैं कहूं तो ये जो आपके लास्ट के 4 चैप्टर, लास्ट के 2 चैप्टर आपको दिखाए, 3 दिख रहे हैं, 8वां नंबर, 9वां नंबर और 10वां नंबर। ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस में मिलते हैं, प्रीलिम्स में वो भी नहीं मिलते। मैथ्स के कुछ टॉपिक्स मैंने आपके सामने लगा रखे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क। मतलब मैथ्स में भी आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी होती हैं, 10 से 12 ही चीजें पढ़नी है, मेंसुरेशन एंड लास्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सब आपको वहां पर लास्ट में पढ़ने को मिलता है। मैथ्स के अंदर बहुत कम सिलेबस है, लिमिटेड है, आप कर सकते हैं, लिमिटेड सिलेबस होगा। इसकी पूरी डिटेल जो अब आप सिलेबस को आगे जब पढ़ते हैं तो वहां पर मिल जाती है। अगले चीज पर आते हैं, जो कि अगला सेक्शन हमारा क्या आने वाला। भाई अगली स्लाइड देख लेते हैं क्या कहती है हमारी। तो अगली स्लाइड आप देखिए क्या कह रही है। अगली स्लाइड में हमारे पास आ रहा है, ये तो लगता है पिछली स्लाइड आ गई, कोई बात नहीं, अगली की तरफ मूव करते हैं। तो अगली स्लाइड है हमारे पास इंग्लिश की। जैसे अगर आप इंग्लिश को चूज करते हैं, इंग्लिश और हिंदी आपके पास ऑप्शनल होता है। अगर आप इंग्लिश को चूज करते हैं तो इंग्लिश में आपको कुछ ऐसे टॉपिक देखने को मिलते हैं, लगभग 17 टॉपिक है। 17 टॉपिक है। जैसे आपको नाउन प्रोनाउन जिसको बोलते हैं, ग्रामर सेक्शन आपका पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पैराग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चंस मिलते हैं, जहां पर आपके सामने पैराग्राफ आएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन देगा। एक पैराग्राफ आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, उनको डिफाइन करना होगा, फाइंड करना होगा। एरर डिटेक्शन आता है, पैरा जंबल आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आती है, मैच द कॉलम्स आता है, क्लोज टेस्ट आता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको लगभग 15 से 16 मार्क्स, कम से कम 2 से 3 कवर करेगा। तो ये मान लो कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में कई सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, क्या सर हिस्ट्री आती है, क्या सर पॉलिटी आती है? तो भैया आपको ना यहाँ हिस्ट्री देखने को मिलेगी, ना ही आपको पॉलिटी देखने को मिलेगा। ये सिंपल सा होता है, यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी का कोई भी रोल नहीं है। आपको सिंपल सा यहाँ पर बैंकिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बैंकिंग आनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप कितनी अपनी चीजों से अवेयर हैं। तो यहाँ पर आपको नेशनल, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ अ नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आरबीआई, एसबीआई, ये सारे बैंकिंग के टर्म्स है। आरबीआई क्या होती है, एसबीआई क्या होती है, आईबीपीएस क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ेंगे। बैंकिंग के सारी टर्म्स देखने को मिलती है, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज पढ़नी पड़ती है, मतलब वो चीजें पढ़नी है जो बैंकिंग में काम आती हैं। भाई आप बैंक में नौकरी कर रहे हो, अब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लॉन्च करी, वो कौन सी आई थी? 2015। आपकी नौकरी लग रही है 2026 में, तो 2015 में कोई पॉलिसी आई थी, कैसे काम करोगे? बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं, वहां पर कुछ स्कीम के अंदर किसी ने कोई पैसा लगाया हो, मतलब कोई पॉलिसी खरीदी हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो कैसे करेंगे? तो वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि बैंकिंग का सेक्शन है। दूसरा आपको पढ़ना होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का थोड़ा सा पार्ट पढ़ना होता है। तो ये 3 से 4 चीजें अगर आपने ठीक से पढ़ रखी हैं तो आपके लिए इजीली आप इसको जा सकते हो, बढ़िया से स्कोर भी कर सकते हो। ठीक है भाई, आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। ये सब करने के बाद क्या होगा? ये सब करने के बाद मिलेगी नौकरी, जिसकी है आपको इंतजार। पर पैसा कितना मिलेगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि सर इतनी तो मेहनत करवा दी आपने, पैसा ये तो बता दो। तो भैया पैसा भी बहुत मिलता है, भर भर के देती है बैंक। बढ़िया सी नौकरी है, बढ़िया सा पैसा मिलता है, घर के 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में नौकरी मिल जाती है, और घर के पास रहकर भी अगर आपको हर महीने लगभग 35 से लेकर 37 हजार रुपए आपके खाते में आ रहे हो ना, बिना कुछ सोचे समझे, क्या दिक्कत है? और ये 35 से 37 जो मैं बता रहा हूँ, ये अब तो और बढ़ने वाला है, ये आपका लगभग 40 हजार रुपया होने वाला है महीना। तो 40 हजार रुपया अगर आपको कोई दे रहा है, घर बैठे दे रहा है, घर के पास नौकरी है, मम्मी पापा के पास रह रहे हो,
कोई दिक्कत ही नहीं है, माँ बाप की सेवा कर रहे हो, मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, क्या ही चाहिए, है ना। और 50,000 रुपए 40,000 रुपए घर में मिले ना, घर बैठ के आराम से मम्मी पापा के बीच में शाम को बैठे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ रहना, और क्या चाहिए। तो भाई इस जॉब में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको जो नौकरी मिलेगी आपके घर के पास ही मिल जाएगी। घर से 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में आपको आपकी जॉब ऑफर हो जाएगी, वहीं पर आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो भाई ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी सी नौकरी है, बहुत शानदार सी नौकरी है। आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, इसको भर सकते हैं, और बहुत अच्छा ये वैकेंसी आपको हर साल देखने को मिलती है, और लगभग हर साल ये वैकेंसी कम से कम 8 से 10,000 वैकेंसी आती है। ठीक है, इस बार भी आपको लगभग कम से कम 8,000 वैकेंसीज के आसपास फिर से देखने को मिलेंगी। तो भैया बढ़िया से नौकरी की तैयारी करो, मस्त नौकरी है, जॉब ले लो, बढ़िया से राजा बन के रहो घर के पास। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से अगली कभी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे। तब तक सभी लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और अपनी नई जिंदगी में एंट्री मारिए इस जॉब को लेकर। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद टू ऑल।